नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। बुढ़ी अम्मा जी बिस्तर पे पड़ गई थी और जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे। तब तक नीलू और आकाश आए, साथ में शिकायत करते हुए अम्मा जी के पास बैठ गए। नर्स ने कहा, यहाँ मत बैठो, तबीयत खराब है, दिख रहा है ना। अम्मा जी के पास नीलू और दोनों भाई बहन ने कहा, देखो मेरी बात तो ये तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अम्मा जी को बोलते हैं तो बात करने नहीं दे रहे हो। दादी माँ, कब से हम मम्मी को कह रहे हैं हमें ये वाले दही भल्ले बहुत पसंद है, पर मम्मी है कि कुछ बनाने को तैयार ही नहीं होती हैं, बार बार हमें डांट देती हैं। तब तक मम्मी वहाँ से आती हैं, बोलती हैं, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, मैं हर समय तुम्हारी काम करते रहूँ, मशीन हूँ मैं, 24 घंटा तुम्हारी डिमांड पूरी करती रहूँ। जाके बोलो अपनी दादी से, बना देंगी वहीं। दादी तो बिस्तर पे है तो मैं क्या करूँ। हाँ, वहाँ बोली और वहाँ से चली गई मम्मी। दादी फिर थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली, मेरे पोते के लिए बनाने में से जोर आता है, चलो उठो मैं ही बनाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे नहीं मिलता। नर्स की सहायता से उठकर बच्चों की पसंद के दही भल्ले बनाने में जुट गई दादी माँ। दही के पकौड़े, जिसे दही भल्ले भी कहते हैं, अक्सर दही वाले पकौड़ों की बात कर रही थी बच्चे। वही पकौड़े जो दही के साथ मीठे बेसनों के साथ बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उन्हीं पकौड़ों की डिमांड करी थी नीलू और आकाश ने। लेकिन जैसे ही पकौड़े तैयार हो गए, अम्मा जी यानी दादी माँ अपने हाथों से अपने प्यारे बच्चों को खिलाने में लग गई। वो बहुत छोटे भी नहीं थे, लेकिन नीलू 16 साल की हो गई थी और आकाश भी करीब 20 साल का हो गया था। लेकिन दादी अम्मा ने प्यार से दोनों को अपने हाथों से खिलाया। पर अपने हाथों से खाते खाते पता नहीं दादी अम्मा जब इतनी बीमार थी कि कुछ करने की हालत में नहीं थी, वो बीमारी उनके कहाँ गायब हो गई। और नीलू और आकाश जो हॉस्टल में रहते थे, उनकी मम्मी उनके आगे पीछे कभी दौड़ते रहती, कभी यहाँ रहती कभी वहाँ, क्योंकि वो अपना घर अम्मा जी नहीं छोड़ सकती और अम्मा की देखभाल कौन करेगा। कभी मन यहाँ होता कभी वहाँ। तब तक दादी अम्मा ने बच्चों से कहा, नीलू और आकाश से, जाओ अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। कविता जैसे ही कमरे में घुसी, दादी अम्मा ने इशारे से उसे पास बुलाया। पास आते ही कान खींचते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक, इतना चिल्ला रही हो, इतना गुस्सा दिखा रही हो, क्यों कर रही थी इतना नाटक। मैं बिस्तर में पड़ गई थी, मरने वाली थी ना। तू तो नहीं चाहती मैं तुझे छोड़ के जाऊँ, बस इसीलिए न किया ना इतना नाटक, ताकि तुझे मुझे वापस ही बुलाना रहे। मैं तू पर तेरी जिद नहीं पूरी हुई है। बस एक बात मेरी मान ले, आज नहीं तो कल हर किसी को जाना पड़ता है, तो मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी बुद्धि, अम्मा को 5 साल के बाद जाना है ठाकुर जी के घर। अभी वहाँ मेरा घर नहीं तैयार हुआ था। कल रात में जो हुआ, उसके बाद कविता के आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे उसने फिर से अपने माता पिता को एक बार और खो दिया। कविता जो अपने बड़े भाई बहन की शादी, जिनकी 24-25 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन कविता की शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में उसके माता पिता ने अनिल के साथ कर दी थी। कविता ने इसका बहुत विरोध किया, अपनी माँ से भी कहा, माँ अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, और भैया और दीदी की शादी तो 24 साल की उम्र में करी आपने, फिर मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो। माता पिता ने कहा, बेटा हम जो तेरे कर रहे हैं वही सही है। इस घर में अपनापन के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा, ना दुख ना संताप। बस ये मेरी बात मान ले। कविता मान जाती है और 18 साल की उम्र में ही दुल्हन बन के अनिल के घर आ जाती है, जहाँ उनकी अम्मा यानी अनिल की माँ थी। अनिल के दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी और वो दोनों शहर में नौकरी करते थे। अनिल का काम यहीं पे था और 18 साल की कविता, जो अनिल से 6 साल छोटी थी, बस अनिल की नई नई जॉब लगी थी, उसकी शादी उसी समय 18 साल की लड़की से कर दी गई और इतनी जल्दी भी करवा दिया गया। लेकिन सब कुछ तो विधि का विधान होता है। अम्मा जी ने कविता से कहा कि मुझे पता है तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अम्मा जी ने लेकिन उसकी ना सिर्फ पढ़ाई पूरी करवाई, बल्कि जीवन की बहुत सी चीज़ें सिखाई। खाना बनाना, गृहस्थी की चीज़ें, हर चीज़ कविता को सिखाई। कविता जो 18 साल की उम्र में विवाह करके आई थी, अम्मा जी के साथ कभी उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपना घर छोड़ के आई थी। नई नई चीज़ें सीखना, सिलाई कढ़ाई का सारा ज्ञान अम्मा से ही उसे मिला और पढ़ाई में भी सपोर्ट उसे अम्मा जी से मिला। उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन ठीक 6 साल के बाद एक ऐसी खबर आई जो वो कभी जान ही नहीं पाई थी। वो माता पिता से मिलने जाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसके माता पिता की अचानक ही मृत्यु हो गई। और वहाँ जाने पर उसे पता चला कि उन्हें 6 साल पहले ही दोनों ही जन को कैंसर हो चुका था।
जो कि आखिरी स्टेज में ही था। अगर वो लोग इलाज भी कराते तो शायद उनके पूरे पैसे खर्च हो जाते और कविता के शादी के हिस्से भी पैसे खर्च हो जाते और उसकी पढ़ाई के भी, और इलाज कराने के बाद भी वो दर्दनाक स्थिति में पहुंच जाते। उन्होंने परहेज के साथ अपना जीवन कुछ साल और जीने की कोशिश की और इसी बीच उन्होंने कविता की शादी कर दी, तब कम से कम कविता का जीवन बर्बाद ना हो। और कविता की शादी ऐसे घर में हुई जहाँ उसकी कविता की माँ की खास दोस्त थी वो। हालांकि जो अम्मा जी थी वो माँ से, यानी कविता की माँ से सीनियर थी, फिर भी उनकी दोस्त बन गई थी और समय आने पे उन्होंने अपने बेटे का विवाह कविता से कर दिया। कविता का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। कविता बहुत ही अफसोस और दुख के साथ अपना जीवन जी रही थी क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। लेकिन जब वो उदासी लेके घर वापस आई और अम्मा के गले लग के रोने लग गई तो अम्मा ने कभी उसके बीते समय में अब माता पिता की कमी का एहसास होने ही नहीं दिया। कविता बहुत ही दुखी होती तो कभी अपने भाई भाभी से मिलकर आई होती, क्योंकि वहाँ तो उसे वो प्यार दुलार नहीं मिलता जो उसे माता पिता से उम्मीद की जाती। वापस अम्मा जी के पास आती और अम्मा जी के मजबूत हाथों के बीच माता पिता का प्यार उसे दोनों ही मिल जाता। अम्मा ने जीवन की हर शिक्षा उसे दी। समय बीता। 2 साल के बाद कविता के 2 बच्चे हुए और वो 2 बच्चों की माँ बन गई। फिर कविता के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन अम्मा जी हर समय उनके साथ रही। गांव में अच्छा स्कूल होने की वजह से हाई स्कूल के बाद ही कविता को अपने बच्चों को स्कूल को के लिए आगे के शहर में जाके रहना पड़ा। वहाँ किराए के घर पे रह के उसने कुछ ही दिन बाद अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया और ज़रूरत पड़ने पे वहाँ चली जाती। बच्चों के साथ कुछ समय बिता के फिर वापस अम्मा जी के पास आ जाती। पति भी नौकरी के सिलसिले में कई बार बाहर रहते, वो भी बच्चों से मिल आते, लेकिन अम्मा जी के पास रहते। कविता अम्मा जी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और अम्मा जी भी शहर जाने के लिए तैयार नहीं थी। इतने सालों के बाद जब अम्मा जी कल रात में बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गईं, वो तो वैसे 3 महीने से बीमार थी, लेकिन कल रात में अचानक कविता उनके पास ही बैठी हुई थी तो ऐसा लगा, कविता ने एक पल में महसूस किया कि अम्मा जी ने अपने शरीर से प्राणों को त्याग दिया है। कविता रोने लगी। उसके पति ने भी देखा कि हाँ, अम्मा जी ने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों में कविता के सास को यानी अम्मा जी को होश आता है और अम्मा जी की देखभाल के लिए फिर नर्स रख दी जाती है। डॉक्टर भी चेकअप करते हैं और अम्मा जी को ठीक करने के लिए उन्हें मानसिक सपोर्ट देने की बात करते हैं। अम्मा जी के अंदर का जीवन का जोश फिर से बढ़ने लगता है। कविता ने अपने बच्चों नीलू और आकाश को बुलाया था और नीलू के और आकाश के साथ जानबूझ के नाटक किया ताकि अम्मा जी को थोड़ा गुस्सा आए और अपने आप में ही उनको जोश आए, वो उठने की कोशिश करें। और सच में ऐसा ही हुआ। अम्मा जी उठ के खड़ी भी हो गई और नीलू और आकाश के लिए बनाया और उन्हें खिलाया भी। आज अम्मा काफ़ी स्वस्थ लग रही थी। कविता के कान में पकड़ के उसने कहा। कविता रोते हुए अम्मा जी के गले लगने लगी। अम्मा जी ने कहा, बेटा देखो, जीवन में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, कई उतार चढ़ाव है, लेकिन कई बार भी माँ हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती। संसार ऐसा नहीं बना है। मुझे भी जाना होगा ठाकुर जी के घर। कल रात मैं ठाकुर जी के घर ही गई थी। तुमने सही सोचा। हाँ, मैंने प्राण त्याग दिए थे, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मेरा घर नहीं तैयार था। वहाँ बस एक झोपड़ी तैयार हो रही है। मैं ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में अपना जीवन प्राण त्यागने के बाद जीऊँगी। लेकिन एक बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ। 1 साल बाद वहाँ मेरा जब घर तैयार हो जाएगा, आज से ठीक से 365 दिन के बाद वहाँ मेरा घर बन जाएगा, फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी। बस तुझसे ही एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद साल के जितने भी दिन हैं, मैं हर दिन खुशी और उत्सव से जीना चाहती हूँ। मैं जब यहाँ से जाऊँ तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे दुखी होकर विदा मत करना। घर में ढोल ताशे बजवाने, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ से दुखी होकर गई हूँ, क्योंकि यही तो जीवन का मकसद होता है कि ठाकुर जी के चरणों में शरण पा लिया जाए। कविता ने अम्मा जी से वादा किया। उसके बाद 1 साल तक जीवन का हर दिन इतनी उत्सव से मनाया गया कि साल भर के उत्सव उतने बार नहीं मनाए गए होंगे, ना ही उतने उत्सव से मनाए गए होंगे। हर दिन उत्सव का लगता, जीवन ऐसा लगता कि खुशियों की बाढ़ हो गई हो। जीवन में एक साथ जोड़ने पे भी उतनी खुशियाँ नहीं मिलती जितना इस 1 साल में मिल रही थी। लेकिन 1 साल पूरा होने के ठीक 5 दिन पहले अम्मा जी ने कहा, अब मेरा घर वहाँ तैयार हो चुका है। ठीक 5 दिन के बाद मुझे ठाकुर जी के लिए वहाँ जाना होगा। बस मेरी ही वहाँ की राह की टिकट कटी है, मेरी अकेले की ही वहाँ की राह की टिकट कटी है।
अम्मा जी ने अपने बेटे और बहू दोनों को ही बुला के कहती है कविता और अनिल से, बेटा मेरी बात का ध्यान रहना, मैं जब जाऊं तो ढोल ताशे के साथ मेरी विदाई करना, ना कि आंसुओं और दुख के साथ, क्योंकि तुझे पता है ना मैं खुशी खुशी जा रही हूँ। जीवन में मैंने सब कुछ जी लिया है और अपने बच्चों को भी खुश देखना चाहती हूँ। उसके ठीक कुछ दिन बाद ही 5 दिन बाद ही मम्मा जी की मृत्यु हो जाती है और जैसा ही वादा किया था कविता और अनिल ने वैसा ही किया। अम्मा जी की विदाई ढोल ताशे के साथ की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात हो, कोई उत्सव हो। और लोगों के सवाल करने पे तो अम्मा जी की तो यही अंतिम इच्छा थी। हमने अम्मा जी से वादा किया था कि हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ वह गई है वहाँ जाने के बाद अम्मा के जीवन में कोई दुख होगा ही नहीं। वो ठाकुर जी के शरण में है और इस वादे को कविता और अनिल ने बखूबी निभाया। आपने हमारी कहानी सुनी तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को देखा है, हमारी और भी वीडियोस को देखिए, वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स हमारी प्रेरणाओं को बढ़ाते हैं।